हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवा के चलूंगी एचआरएम के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब बेटा अगर आपने पेपर पैटर्न की वीडियो रेफर नहीं करी तो सबसे पहले तो उसको रेफर कर लो, बिकॉज आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि मैम मेरे पेपर के अंदर 9 नंबर की सीधा केस स्टडी आती है जो कि मैं ऑप्शन में भी एलिमिनेट नहीं कर सकता, मैंडेटरी मेरे को करके जानी है। अब बेटा आपकी गाइडलाइंस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है वो यूनिट नंबर 3, 4 या 5 से पूछे जाएंगे आपको। और बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिलेबस से ही रिलेट हो। आपके बेटा केस स्टडी के क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करनी होती है, अपना खुद का दिमाग लगाना होता है, हॉट्स क्वेश्चन भी होते हैं वो कि आप खुद से इवैल्यूएट करके सोचो कि अगर आप उस पोजीशन पे होते तो आप क्या लिख के आते। तो बेटा अब आपकी केस स्टडी हो गया आसान, क्यों अपने 9 नंबर गवाने हैं जबकि ऑप्शन में भी एलिमिनेट नहीं होते। मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर, चाहे वो केस स्टडी ऑनर्स में कितनी बार आई हुई है, प्रोग्राम में कितनी बार आई हुई है, आपके प्रीवियस में जितनी भी केस स्टडी आई हुई है सारी करवा दूंगी। अब बच्चे का दूसरा सवाल, मैम मुझे एचआरएम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कहां पे मिलेगी, कैसे समझ में आएगा। तो बेटा देखो, आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इस चैनल के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं आपको एचआरएम के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट करवाने वाली हूं। जो बच्चा उसको कर लेगा उसका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब ये जो केस स्टडी की वीडियो है, ऑनर्स प्रोग्राम दोनों बच्चा रेफर कर लेगा। जिसको नहीं पता कि मैम मेरे पेपर में केस स्टडी आती भी है, वो बेटा सबसे पहले पेपर पैटर्न की वीडियो रेफर करना, इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। अब बच्चे को दूसरा सवाल, मैम मुझे केस स्टडी जो आपने पढ़ा दी समझ में तो आगे पर मुझे उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलेगी एग्जाम शस्त्र कोर्स के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। फटाफट से बेटा कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज ये चैनल के ऊपर जैसे ही सब्सक्राइब करोगे मैं आपको बहुत ही जल्दी एचआरएम की द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट करवाने वाली हूँ। अब बेटा एक चीज समझा दूं आपको, फटाफट से व्हाट्सएप चैनल को करना है स्कैन, इस क्यूआर को कर लो स्कैन और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होते ही बेटा आपको जितने भी रेलिवेंट मटेरियल मिलने वाला है ना वो सारा मिल जाएगा। एंड नॉट टिल सेमेस्टर 2, आपको सेमेस्टर 6 तक सारा रेलिवेंट मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। ड्यू के सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक मिनट आके बस एक चीज समझा दूं, अगर आप एग्जाम शस्त्र कोर्स में आपको एनरोल करो, एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर से फुल मार्क्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर आप आईएएस यूजर हो तो ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट आपको डाउनलोड कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेंगे तो डाल देना UKYNBK। बस इतना सा आपको काम करके चलना है और डायरेक्टली हम जंप करते हैं अपनी केस स्टडी की वीडियो के अंदर। मेरे को पता है अगर वो वीडियो आप अच्छे से कर लोगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो कि अपने 9 मार्क्स वहां पे गवा के आएगा मेन एग्जामिनेशन के अंदर। बिकॉज बेटा उसका ऐसा माइंड खुल जाएगा कि मैम अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है। उसको मैंने हर केस स्टडी का क्रक्स समझाया और मैंने ये भी समझाया कि केस स्टडी के आंसर्स आपको फ्रेम कैसे करके आने हैं। चलो वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को बेटा शेयर कर बेटा देना। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है देखो। मिस्टर स्वामी था, एक सीनियर सुपरवाइजर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का था। अब क्या हुआ, मिस्टर स्वामी एक सीनियर सुपरवाइजर तो था, वो पिछले 25 साल से कंपनी के अंदर काम कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मिस्टर स्वामी की वजह से एक अटेंडेंट की डेथ होगी, एक एक्सीडेंट हुआ और एक अटेंडेंट जो उसके डिपार्टमेंट का था पर्सन, उसकी डेथ होगी। और कह रहे कि स्वामी ही उस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब इस एक्टिविटी की वजह से स्वामी को टर्मिनेट कर दिया गया और स्वामी को लगा कि यार मेरे साथ तो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि ना ही सिर्फ उसको टर्मिनेट किया, उसकी पेमेंट भी होल्ड कर दी, ग्रेचुइटी और अदर बेनिफिट्स की जो कि उसको मिलनी चाहिए थी। और स्वामी कहता भाई मेरे से तो गलत हो गया, और यूनियन जो है, एम्प्लॉयर की जो यूनियन है, एम्प्लॉय यूनियन, वो उसके साथ एग्री भी कर रही है। तो आपको देखो केस स्टडी आपको समझ में आ गया कि केस ये था कि एक पर्सन था, पर्सन एक किसी पर्सन की डेथ की वजह से, डेथ के लिए जिम्मेदार था। एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, मिस्टर स्वामी था। अब किसी के साथ आपने कुछ ऐसा किया, आपने उसके सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखा, ऑफ कोर्स आपको टर्मिनेट तो कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। और वो ये कह रहे हैं कि आपको जो पेमेंट करनी थी कंपनी को, कंपनी वो भी नहीं कर रही। तो अब आप बताओ कि जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था, क्या वो जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है भी या फिर नहीं है। देखो, सेफ्टी जो है आपको लिखना कैसे, आपको सबसे पहले केस का थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि भाई एक तरीके से होना क्या चाहिए, समझ रहे हो। कह रहे सेफ्टी जो है वर्कर की प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर सुपरवाइजर की, हर एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर को वो सारे मेजर्स लेने चाहिए ताकि उसके एम्प्लॉयज की लाइफ एंड हेल्थ जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा, फेलियर टू मेंटेन अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, तो उसके ऊपर साइटेशंस और पेनल्टीज लगनी चाहिए। एम्प्लॉयर नो वे, एम्प्लॉयर हमेशा हमेशा रिस्पॉन्सिबल है सारे एक्सीडेंट के लिए जो कि उनके कंपनी के वर्क प्लेस के अंदर हुए हैं, काम करते समय और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ट्रेवल के टाइम पे, एम्प्लॉय के ब्रेक्स के टाइम पे, लंच के टाइम पे, मतलब किसी भी टाइम पे एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसकी सेफ्टी इंश्योर करना एम्प्लॉयर का काम है। एम्प्लॉयर को वो सारे क्रिटिकल हैजार्ड्स को एलिमिनेट करना चाहिए जिससे उसकी डेथ या फिर सीरियस फिजिकल हार्म एक एम्प्लॉय को हो सकता है। अब ऊपर वाले केस के अंदर क्या हुआ, सुपरवाइजर मिस्टर स्वामी जो था वो उस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था जिसकी वजह से अटेंडेंट की डेथ हो गई। हेंस कंपनी ने उसकी क्या करी, एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया और उसकी पेमेंट को होल्ड कर लिया। तो जो डिसीजन है कंपनी का वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर मिस्टर स्वामी उस चीज के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल और वही रिस्पॉन्सिबल है तो और कोई अगर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो भाई आपको मिस्टर स्वामी को कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए, नो डाउट। बट यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट कह रही है कि आप उसके पीएफ की, आप उसकी ग्रेचुइटी की पेमेंट नहीं दे रहे, इसकी वजह से आपकी कंपनी के ऊपर लीगल
इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। भाई अगर सिंपल सी चीज़ ये समझो, आपके साथ कोई गलत हो रहा है, आप देख रहे हो कि आपकी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉयी जो था, उसने ढंग से काम नहीं करा। ऑफ कोर्स आप उसको निकालोगे, पर उसकी जो पेमेंट बनती है, वो पेमेंट तो आपको देनी पड़ेगी ना, अदरवाइज़ वो आप पे केस ठोक देगा। अदरवाइज़ आपको कहेगा कि भाई मेरे मेरे पैसे बनते हैं, आप दे नहीं रहे, कंपनी को लीगल इम्प्लीकेशन फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है? अब समझो केस स्टडी का आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले तो एक जर्नल प्रोविजन बता दो कि भाई होता क्या है, आज के सिनेरियो के अंदर होना क्या चाहिए। उसके बाद केस है, उसके फैक्ट्स लिख दो। केस के फैक्ट्स क्या चल रहे हैं भाई, केस के फैक्ट्स ये चल रहा है कि मिस्टर स्वामी रिस्पॉन्सिबल था, उसने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो आपका डिसीजन है वो डिसीजन लिख दो। तो केस स्टडी का क्वेश्चन अगर आपको प्रेजेंटेशन अपनी इंप्रूव करनी है तो 3 हिस्सों के अंदर देना। सबसे पहले क्या चलता है, उसके बाद क्या फैक्ट्स है, और तीसरा जो आपका आंसर है। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके ओपिनियन के अंदर आपकी एडवाइस क्या रहेगी इस मैटर पे। भाई सीधी सी बात ये है कि एक्सीडेंट जो होते हैं वर्क के किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। वो एक एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की केयरलेसनेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयर को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को प्रोटेक्टेड रखे, उनको हार्म से, इंजरी से बचा के रखे। एम्प्लॉयर को वो सारे लीगल चार्जेस को फेस करना चाहिए अगर वो एम्प्लॉय की अच्छी हेल्थ कंडीशन को इंश्योर नहीं करता तो जो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया था वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और ये कंपनी की और ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रीमाइसेस के अंदर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी को वो इंश्योर करके रखे। तो आपको यही बताना था कि आपके ओपिनियन के अंदर क्या होना चाहिए था, हमारे ओपिनियन के अंदर भी भाई सेम चीज होनी चाहिए थी। एम्प्लॉय जो था, हमारा जो सुपरवाइजर था, वो कौन था, स्वामी, उसको निकाल देना चाहिए था। तो आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई होगी, केस स्टडी थी क्या और आपको लिखना कैसे है। सबसे पहली चीज आपको बताना जनरल सिनेरियो में क्या होना चाहिए था, केस के फैक्ट्स क्या कहते हैं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। ठीक है? अगर आपसे बोले ओपिनियन क्या है, तो ये देखो, ये एक तरीके के बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है, हर बच्चा अपनी लैंग्वेज फ्रेम करके इसको लिख सकता है। तो सजेस्टेड आंसर के अंदर वो पता है क्या मैच करते हैं, आपका ये कोर डिसीजन। अब यहाँ पे जो बच्चा अनजस्टिफाइड लिख कर आएगा या जस्टिफाइड नहीं है अपना आंसर को बताता है, कि जो मैनेजमेंट ने किया वो कहता है कि जस्टिफाइड नहीं है, तब उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भाई, निकालना तो चाहिए। आपकी बॉडी कुछ भी हो सकती है केस स्टडी के अंदर, बट आपका आंसर जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है, वो सेम होना चाहिए सजेस्टेड आंसर की से। वो पर्सन ये मैच करके देखता है और फिर देखते हैं कि आपने कितनी ब्यूटीफुली अपनी केस स्टडी को प्रेजेंट किया है। ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लास्ट ईयर मिस्टर मनोहर को एक प्रमोशन रिसीव हुई। किस प्रमोशन के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मद्रास में वो काम किया करता था, मद्रास के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। उसको प्रमोशन रिसीव हुई। वो कंपनी में पिछले 7 सालों से काम कर रहा है और ग्रेजुएट हुआ था एक रेप्यूटेड फर्म से। मनोहर का रिकॉर्ड है कि वो अच्छे इंजीनियरिंग के तरीके से अलग अलग डिजाइन बनाता है। उसने 3 नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जो कि उसने पूरे वर्ल्ड में मार्केट करे और उनको वाइडली रिस्पेक्ट मिला, मतलब उसके प्रोडक्ट जो थे अच्छे चले। मनोहर अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखता है, वो इंजीनियरिंग जर्नल्स पढ़ता रहता है, अटेंड करता है कॉन्फ्रेंसेस, ताकि जो भी नई नई इनोवेशन एडवांसमेंट आती रहती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उसको पता हो। टॉप मैनेजमेंट जो है उसकी एक्टिविटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको प्रमोट करना चाहती है इस वजह से, बिकॉज उनको लगता है कि मनोहर बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है। अब टॉप मैनेजमेंट उससे एक्सपेक्ट करती है कि भाई इंजीनियरिंग तो कर रहा है, साथ साथ में तो हमारे एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट भी कर, तो हमारा मैनेजर भी बन जा। वो मनोहर को मैनेजर बनने के लिए भी कहती है। तो मनोहर अर्ली एक्सपीरियंस क्या था कि वो कोऑर्डिनेट करा करता था 18 इंजीनियर्स के साथ। अब मनोहर को उसके बॉस ने क्या बोल दिया कि यार वो लीडरशिप क्वालिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है? टॉप मैनेजमेंट बिलीव करते कि वो नेसेसरी है उसको लीडरशिप क्वालिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस को अचीव करे। अब मनोहर को ये बात सुन के काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लग गया। तो आपको ये बताना है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कन्फ्रंटिंग मनोहर एज अ मैनेजर। मनोहर मैनेजर वाली ड्यूटीज क्यों नहीं निभा पा रहा था, बेसिक प्रॉब्लम मनोहर के लिए क्या थी। तो देखो सब चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, मैनेजमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया पहले कि मैनेजमेंट क्या होती है। बेटा मैनेजमेंट एक तरीके की आर्ट होती है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर। एक कला है कि दूसरों से अपना काम कैसे मुझे करवाना है। अब देखो इसके अंदर आपको कंपनी के अफेयर्स क्या उनको कंट्रोल करना आना चाहिए, कंपनी के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना आना चाहिए, वेरिन जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही बन सकता है जिसके पास 3 स्किल्स होती है। वो कौन सी 3 स्किल्स है, कंसेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। यही बता रहे कि फॉर एन इफेक्टिव मैनेजर आपके पास 3 स्किल्स होनी चाहिए, कंसेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स आपकी वो स्किल्स है जिसके थ्रूअर्ड्स आप विजुलाइज करते हो कि कंपनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम होना चाहिए, अपने आइडियाज को विजुलाइज करते हो, उसके अंदर से कंसेप्ट लेकर आते हो कि क्या चीजें होनी चाहिए थी। फिर बात करते हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसके अंदर आप अपना काम दूसरों से करवाते हो,
आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रैक्टिसेस, टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस लगाने हैं मैं एक मैनेजर को अपना काम करवाने के लिए दूसरे वर्कर्स से। ह्यूमन स्किल वो स्किल होते हैं जिसके अंदर आप ह्यूमन रिलेशंस, अपना कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हो। तो एक अच्छे मैनेजर बनने के लिए आपको 3 स्किल्स पता होनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, मनोहर की फील्ड क्या है? उसकी फील्ड है बेटा इंजीनियरिंग, ना कि मैनेजमेंट। तो उसको अच्छा मैनेजर बनने के लिए उसके पास कुछ बेसिक क्वालिटी जो थी, विच इज कंसेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स, उसके पास नहीं है। समझ रहे हो? ही डज नॉट हैव नेसेसरी कंसेप्चुअल, टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर वो अच्छे तरीके से एज अ मैनेजर काम करे तो उसके पास गुड मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। हेंस मिस्टर मनोहर जो कि स्पेशलाइज है इंजीनियरिंग के अंदर, उसके पास रिक्वायर्ड मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, और इसी की वजह से उसको डिफिकल्टी हो रही है अपने आप को एज अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रूव करने के लिए। तो वही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि क्या बेसिक प्रॉब्लम है मैनेजर को, मनोहर को एज अ सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए, एक मैनेजर की तरह काम करने के लिए। तो उसके पास 3 बेसिक स्किल्स जो थी, जो एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए होती है, वो नहीं थी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिड द मैनेजमेंट मेक अ मिस्टेक इन प्रमोटिंग मैनेजर टू द इन प्रमोटिंग मनोहर टू द पोजीशन ऑफ मैनेजर? क्या मैनेजमेंट ने गलती करी है उसको मनोहर को मैनेजर की पोजीशन देते हुए, प्रमोशन करते हुए? क्या गलती करी है? ऑफ कोर्स यस करी है। भाई ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टेक करी है, उसने मनोहर को ओवरबर्डन किया है कि तू इंजीनियरिंग भी संभाल, तू मैनेजरियल टास्क भी संभाल। आपको मैनेजमेंट को, मनोहर को एनकरेज करना चाहिए कि भाई वो कम अप करे अपने न्यू और इनोवेटिव आइडियाज के साथ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, बिकॉज वो उसके ऊपर काफी फोकस करता है, जर्नल्स पढ़ता है, सेमिनार्स अटेंड करता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। तो उसको बोलना चाहिए कि आप अपनी रिसर्च फील्ड के अंदर ही ज्यादा फोकस करो, अपनी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग करो, और इसी की वजह से, यही काम करके आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन को उसको ओवरबर्डन करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को उसको बोलना चाहिए कि आप इंजीनियरिंग के अंदर ही ज्यादा अपना फोकस करके चलो, आप इंजीनियरिंग रिलेटेड टास्क ही करो। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है सजेस्ट व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू मेक टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मनोहर एज अ मैनेजर? कह रहे हैं सिंपल सी बात, हमें मनोहर को मैनेजर बनाना ही है, तो आप क्या सजेशन दोगे? भाई उसको ट्रेनिंग दो, उसको ट्रेनिंग के साथ 3 स्किल्स जो होती है वो स्किल्स सिखाओ, उसको बताओ कि मैनेजर की कौन कौन सी स्किल्स होती है। अब अगर आपका मन बन ही गया है उसको मैनेजर बनाने का, तो मिस्टर मनोहर एज अ मैनेजर उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको उसको कंसेप्चुअल, ह्यूमन और टेक्निकल स्किल्स सिखानी पड़ेगी। आपको उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी होगी, आपको उसको मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में एनरोल कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको हेल्प होगी कि वो बेसिक जो मैनेजमेंट की टर्म्स है उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि मैनेजमेंट होती कैसे है। आपको उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डालना पड़ेगा, बिकॉज एजुकेशन की वजह से उसकी नॉलेज बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंडिविजुअल्स को लेकर, और ट्रेनिंग की वजह से उसको क्या मिलेगा? उसको एक तरीके से स्किल्स और एप्टीट्यूड मिलेगा कि काम कैसे करवाया जाता है। एजुकेशन उसको क्वालिटी ऑफ माइंड देगा। तो ये सारी मैनेजरियल टेक्निकल स्किल्स डेवलप करवा के आप उसको एक अच्छा मैनेजर बना सकते हो। ये उसको हेल्प करेगा मैनेजरियल एज वेल एज लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमाइज होगी। तो अगर आपको मनोहर को एज अ मैनेजर बनाना है, तो आपको बेसिकली उसको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी है, और उसको 3 बेसिक स्किल्स जो होती है वो प्रोवाइड करवानी है। क्लियर हो गया? सिंपल तरीके से आंसर है। देखो आप खुद बिलीव करोगे ना, केस स्टडी के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद आपको अपने व्यूज देने हैं, अपना जजमेंट देना है। आप होते तो आप क्या कहोगे? भाई अगर बनाना ही है तो उसको स्किल्स बताओ, उसको एजुकेशन ट्रेनिंग दो। ठीक है? अब आ जाओ, शताक्षी फाइनेंस लिमिटेड एक रेप्यूटेड फाइनेंस कंपनी है, जिसके 10 ब्रांचेस है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसके 10 ब्रांचेस है। उसके पास एज ऑफ नाउ 290 ऑपरेटिव स्टाफ्स है और 70 एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स है। अब स्टाफ मेंबर को वो रेट किया करती है, एक कमेटी बिठा रखी है जिसके अंदर 2 एग्जीक्यूटिव है, और वो स्टाफ मेंबर को रेट करते हैं। किस बेसिस पे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनिशिएटिव, डिपेंडेबिलिटी, लीडरशिप पोटेंशियल, कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड कम्युनिटी सर्विस, इन सब बेसिस के ऊपर उनको रेट किया जाता है। अब रेटिंग जो थी वो उसके एम्प्लॉय के साथ डिस्कस भी करी जाती है। कौन करता है? उसका इमीडिएट बॉस। रेटिंग जो थी उसी के बिहाफ पे उनको इंक्रीमेंट दिया जाता था, उसको प्रमोशन दिया जाता था। रिसेंटली 2 एम्प्लॉयज थे जो कि हेड ऑफिस में काम क्या करते थे, उनको उनका एनुअल इंक्रीमेंट देने से मना कर देगा, क्योंकि कहते हैं कि उनकी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम रेटिंग है। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव को। किसने? उन दोनों एम्प्लॉयज ने, कि भाई हम इस रेटिंग सिस्टम से, अप्रेजल सिस्टम से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है, हम इसको नहीं मानते। ठीक है? उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव को लगा कि भाई लोग डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये डेंजरस सोच हो सकता है, तो उसने कहा कि ठीक है रहने दो, अप्रेजल सिस्टम में हम पूरा हटा देते हैं, हम अप्रेजल करते ही नहीं है। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इफ यू वर द एचआर मैनेजर, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे रिजॉल्व करते? भाई आप अगर एचआर मैनेजर होते, सबसे पहली चीज हमने ये आइडेंटिफाई करी कि अप्रेजल सिस्टम के अंदर लूप होल्स है, लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है। सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं कि कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे। सर्टेन लूप होल्स है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के अंदर। आपको अपना सबसे पहले परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान करना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट
प्लान बनाना चाहिए, इट्स स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, जिसके अंदर आपकी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है एम्प्लॉय के माइंड में क्लियरली उसको पता हो, ताकि कोई भी डिसमल डिमोशन वगैरह ना हो, कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आप एचआर मैनेजर होते तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? मैं मैम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाती, मैं मैम परफॉर्मेंस एक्शन प्लान बनाती, जिसकी वजह से मैं एम्प्लॉय को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग देती कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है आपके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं किया तो ऑफ कोर्स आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है या फिर जो आपकी रेटिंग है वो ऑफ कोर्स लो हो जाएगी। आपको उसका क्लियर बताना है, ताकि वो कोई भी डिससैटिस्फैक्शन ना रहे, उसके बीच में आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एम्प्लॉइज को क्लियरली अंडरस्टैंड करो कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनसे क्या चाहती है। अगर एम्प्लॉइज कहीं भी कोई चीज में दिक्कत कर रहे हैं तो उनको बताओ कि भाई आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। उसके बाद कितने कितने फार तक आप कितनी दूर तक एग्री करते हो चीफ एग्जीक्यूटिव के व्यू से कि भाई परफॉर्मेंस सिस्टम जो है डिसकंटिन्यू कर दो? नहीं भाई, हम तो बिल्कुल एग्री नहीं करते। परफॉर्मेंस सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी होता है एम्प्लॉय को बताने के लिए कि भाई वो कैसे काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके रेलेवेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे किसी भी तरीके से। तो परफॉर्मेंस सिस्टम तो होना ही चाहिए। हम चीफ एग्जीक्यूटिव की बातों से एग्री नहीं करते। परफॉर्मेंस सिस्टम की वजह से ही हम उसकी प्रमोशन, ट्रांसफर, सैलरी इंक्रीमेंट को डिसाइड कर पाते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद ऑन व्हाट लाइंस वुड यू रिकमेंड मॉडिफिकेशंस इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ऑफ द कंपनी? किस लाइन पे आप रेकमेंड करोगे क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में? भाई मॉडिफिकेशन क्या है? आपका प्रोसेस जो है अपने एम्प्लॉय के साथ ट्रांसपेरेंट रखो, सब चीजों को क्लियर बताओ कि आपके से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अप्रेजल सिस्टम के अंदर आपकी क्या क्या चीजें चेक करी जाएंगी, उसकी क्या फंक्शनिंग होगी, उसका क्या प्रोसेस होगा। अप्रेजल डॉक्यूमेंट बनाओ और उसको प्राइवेट रखो। भाई जो भी चीज आप एक एम्प्लॉय की फाइंड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने देख ली भूल जाओगे, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अप्रेजल डॉक्यूमेंट बनाओ हर एम्प्लॉय का और उसको प्राइवेट रखो, ऐसे खुलेआम सबको मत बताओ। रेगुलरिटी, अप्रेजल सिस्टम एक नहीं कि साल के एंड पे करना है, रेगुलर बेसिस पे कर दो, ताकि थ्रू आउट जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस थी वो आपको पता चलती रहे, ताकि आप उसको एक रियल टाइम फीडबैक दे पाओ, ओपन कम्युनिकेशन आपके पास हो। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी शुड बी पुट इन प्लेस, एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील करवाओ, उन्हें ऐसे काम दो जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज मिले लर्न करने की, ग्रो करने की, अपने करियर में एडवांसमेंट पाने की, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड होकर और अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस टू एम्प्लॉयज, परफॉर्मेंस अप्रेजल बेटा ऐसा रखो जिससे एम्प्लॉयज को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि वो डिससैटिस्फाई हो जाए ऑर्गेनाइजेशन से, उन्हें रियल टाइम फीडबैक दो, उन्हें ट्रेनिंग दो जहां जहां पे वो लैक कर रहे हैं, तो एक तरीके से उनका एक्सपीरियंस जो है वो इंप्रूव रहे। इस तरीके का आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल रखना है। अब आ जाओ फोर्थ नंबर केस स्टडी पे। केस स्टडी क्या कहती है? बीएसएनएल सबको पता है, लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है जिसकी मोनोपोली है, पर आज वो बहुत ज्यादा स्टिफ कंपटीशन जो है अपने प्राइवेट प्लेयर से फेस कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, जो उसके एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा हिस्सा था, वो लाइंसमैन थे, मतलब सबसे पहले फ्रंट फेसिंग थे एक कंपनी के फ्रंट फेसिंग थे कस्टमर के। समझे? बेसिकली कह रहे हैं कि बीएसएनएल के जितने सारे एम्प्लॉयज थे, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कस्टमर को फेस किया करते थे, डायरेक्टली कस्टमर से बातचीत किया करते थे। अब कह रहे हैं कि देयर वर नीदर टेक्नोलॉजी सेवी और नॉट कस्टमर फ्रेंडली। जो एम्प्लॉयज थे ना तो उन्हें टेक्नोलॉजी का कुछ अता पता था, ना वो कस्टमर के ढंग से बात किया करते थे। ऑल्सो जो एक्सपीरियंस स्टाफ हो गए थे वो कंपनी को छोड़ के जा रहे थे। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, उसकी वजह से कॉन्स्टेंट थ्रेट रहता है एम्प्लॉय को कि भाई एम्प्लॉय ऑब्सोलीट्स हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट आया, ऑटोमेशन आया, तो इसमें तो लगता है कि एम्प्लॉय की जो काम है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट की हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को फेस कैसे करोगे? भाई देखो, सिंपल चीज, ट्रेनिंग देंगे कंपनी के पॉलिसी और प्रोसीजर के बारे में अपने एम्प्लॉयज को। हम अपने न्यू एम्प्लॉयज को कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज, ट्रेडिशंस, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझाएंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक फेवरेबल एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हम ट्रेनिंग देंगे उनको स्पेसिफिक स्किल्स की, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपने जॉब में काम करें। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। समझ रहे हो? मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी ट्रेनिंग देंगे, मैनेजमेंट डेवलपमेंट करेंगे। बेसिकली नॉन मैनेजर्स कभी कभी क्या करते हैं, उनको भी मैनेजरियल और सुपरवाइजरी फंक्शन की जरूरत होती है, विच मीन्स जो नॉन मैनेजर्स होते हैं वो भी हमें प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस में हेल्प करते हैं, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं, तो उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे। तो एक तरीके से वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, एम्प्लॉयज अगर ढंग से काम नहीं कर रहे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उनको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देने की कंपनी के पॉलिसी प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग देने की ये स्पेसिफिक स्किल्स आपको कैसे अचीव होगी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है काम करते समय तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग देनी है, और जो मैनेजरियल स्किल्स वगैरह है वो नॉन मैनेजर्स को भी देनी है।
देन सेकंड सेकंड क्या बोल रहा है बेटा आपसे, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताओ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को, एंड विच वुड एनेबल द कंपनी टू रिवाइव फ्रॉम विद द एक्सटेंड। मतलब बेसिकली आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे बनाओगे जिसकी वजह से कंपनी इस चीज से रिवाइव कर जाए। तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप सबसे पहले ट्रेनिंग नीड्स दोगे, एसेस करोगे कि बीएसएनएल के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर किन किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। नीड ऑफ ट्रेनिंग समझोगे कि किस ट्रेनिंग की नीड है, जिसकी वजह से वो स्टिफ कंपटीशन को ओवरकम कर ले। ठीक है, टू अवॉइड एम्प्लॉयज लीविंग बीएसएनएल, एम्प्लॉयज छोड़ के ना जाए, इसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। फिर ट्रेनिंग की नीड समझ ली कि किस किस को देंगे ट्रेनिंग की नीड, समझो कि कंटेंट क्या रहेगा ट्रेनिंग का, वो कैसे पता चलेगा, ट्रेनिंग में सिखाना क्या है वो कैसे पता चलेगा, ट्रेनिंग देनी किसको है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी ईच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की, ट्रेनिंग देनी किसको है, उसके जैसे आप कंटेंट बना लो ट्रेनिंग का। फिर ट्रेनिंग मेथड सेलेक्ट कर लो, बहुत सारे मेथड होते हैं, बेस्ट मेथड जो कि आपकी कंपनी को सूट करे बीएसएनएल को, वो मेथड आपको लगाना है। पहले ट्रेनिंग की नीड समझनी है, कंटेंट देखने की ट्रेनिंग में सिखाना क्या है और कौन सा मेथड लगाना है। फिर प्रिपरेशन करनी है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग को कंडक्ट करना है जिसके अंदर हम टाइम टेबल फिक्स कर देंगे, सारी जॉब्स के ऊपर ट्रेनिंग करवाएंगे और ट्रेनिंग के लिए उनको स्टाइपेंड भी देंगे कि भाई ट्रेनिंग करने आओगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। और फिर ट्रेनिंग की जॉब को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि जो ट्रेन एम्प्लॉय है वो कैसा काम कर रहा है, ट्रेनिंग के बाद उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ट्रेनिंग के बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। बेटा देखो एक बार गो थ्रू कर लो, क्या पता इस तरीके की सिमिलर केस स्टडी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ जाए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही ना हो। समझ रहे हो, मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रही हूँ कि केस स्टडी पढ़ के करना कैसे है। आ जाओ फटाफट से, थको मत। क्वेश्चन नंबर 5 पे, सिलिकॉन कंपनी एक है जो कि केमिकल वगैरह में डील करती थी और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट में, केमिकल जो थे वो प्लेटिंग और कोटिंग और मेटल में काम आते थे, जिसको एम्प्लॉय हैंडल करते थे और मिक्स करा करते थे, केमिकल और मिक्स वगैरह करते थे, मिक्स बाय एम्प्लॉयज जो कि क्वालिफाइड भी नहीं थे। केमिकल बहुत ज्यादा एक हजार्डियस प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती थी, अपने एम्प्लॉयज को मिल्क, विटामिन, रेगुलर मेडिकल चेकअप वगैरह हर 15 दिन में करवाया करती थी। स्पाइट इतने सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी एक्सीडेंट जो थे वो अकर होते थे, जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ हैजार्ड हुआ करते थे और इवन डेथ भी हो जाया करती थी। अब इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय की हेल्थ को पीपल ने कंपनी ने सोचा कि भाई हम ट्रेनिंग देते हैं। अकॉर्डिंगली मैनेजर ने एक 30 डेज का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे ट्रेनिंग मिलती है, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब क्लासरूम ट्रेनिंग हो रही है, ऑफ द जॉब। तो भाई सब कुछ काम ठीक से अगर हो, इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग देने का सोचा। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर वो ये सब बताएंगे 10 दिन तक, फिर वो 5 दिन के लिए ये बताएंगे, ये हमको मैटर नहीं है, अगले 5 दिन क्या किया, 10 दिन क्या किया, इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग बाइफरगेटेड है। 30 दिन का आपका ट्रेनिंग का प्रोग्राम प्रोग्राम बन गया। अब आप बताओ कि क्या ये 30 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम सफिशिएंट है उन इलिटरेट एम्प्लॉयज के लिए? अपने आंसर को जस्टिफाई करो। भाई सिंपल चीज पहले ये समझो कि ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 30 दिन है, वो इसलिए है कि ट्रेनिंग के सेशन लंबे हैं, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ ईच ट्रेनिंग सेशन। अगर बेटा ट्रेनिंग सेशन लंबे हैं, अगर लेंथ ट्रेनिंग सेशन की लंबी है तो 30 दिन जो है वो इनफ है। पर अगर लेंथ जो है ट्रेनिंग सेशन की छोटी है, मतलब 2-2 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हो, 1-1 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे हो, तो 30 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इनसफिशियंट है, इतना खींचने की उसको जरूरत नहीं है। मोर ओवर ट्रेनिंग जिसको दे रहे हैं एम्प्लॉयज को वो अनक्वालिफाइड है, इलिटरेट है, तो भाई सिखाने में तो आपकी एक लॉन्ग जर्नी ऑफकोर्स रहेगी ही रहेगी, बिकॉज लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में बहुत सारा टाइम आपका जाने वाला है, ज्यादा टाइम आपका लगेगा, बिकॉज आपके लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन है। मोर ओवर जो देर उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करनी पड़ेगी, तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए सीखने के लिए। तो पहले तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। आपको अगर जस्टिफाई करना था कि क्या 30 दिन वाला जो था टाइम पीरियड वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो हमने कहा कि भाई ट्रेनिंग अगर बहुत ज्यादा लंबी है तो 30 दिन सेटिस्फाइड है, ट्रेनिंग अगर छोटी है तो 30 दिन सेटिस्फाइड नहीं है। मोर ओवर दूसरा पॉइंट क्या है, जिनको दे रहे हो वो अनक्वालिफाइड इलिटरेट है, तो ऑफकोर्स ये समझ करो कि आपको ज्यादा टाइम लगने ही वाला है। डन। उसके बाद 4 मॉड्यूल जो ऊपर दे रखे थे, आइडेंटिफाई करो ऑन द जॉब कौन सी है और ऑफ द जॉब प्रोग्राम कौन कौन से है। सबसे पहले तो समझा दो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है। भाई देखो, अगर आप क्लासरूम में काम करवा रहे हो, क्लासरूम लेक्चर दे रहे हो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अगर आप वर्क प्लेस लिटरेसी दे रहे हो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब में क्या आता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप बताते हो कि टूल्स को, मशीन को यूटिलाइज कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है। सेफ्टी ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप नॉलेज देते हो, स्किल्स देते हो कि भाई अपनी ड्यूटीज को आप सेफली और इफेक्टिवली कैसे करोगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग समझ में आई। ऑन द जॉब क्लासरूम में जो आपको समझाया जा रहा है, और वर्क प्लेस लिटरेसी का मतलब क्या होता है, जो कि आपकी बेसिक स्किल्स लिटरेसी पे फोकस करती है, समझती है कि वर्कर को रिटेन कैसे करके रखना है अपनी प्रेजेंट जॉब के ऊपर और फ्यूचर के अंदर भी, ठीक है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। वेस्टिबल का कहती है कि भाई यूज करके दिखाओ कि काम कैसे होना है। सेफ्टी की अपनी नॉलेज स्किल होनी चाहिए कि सेफ्टी के साथ कैसे काम करना है उस एनवायरमेंट के अंदर। देन और उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कहता है
डू यू थिंक ये 4 मॉड्यूल इनफ है या फिर आप इसमें से कुछ ऐड या डिलीट करना चाहते हो? भाई हमें लगता है कि एक चीज़ इसके अंदर जो ऐड होनी चाहिए वो क्या है? आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है और आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है जिसके अंदर वर्क करते हो और लर्न करते हो अंडर द एक्सपर्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एक लंबे पीरियड के लिए आप एक्सपर्ट्स के अंदर काम करते हो और सीखते हो जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, आपको वेरी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तो जो चीज़ मुझे ऐड करवानी है वो क्या है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये कब पता चलेगा? अगर आपने अपनी एचआरएम ढंग से पढ़ रखी है तो। ठीक है बेटा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहे डीसीएल लिमिटेड बहुत ज़्यादा हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, ठीक है? जो कि हैदराबाद में है। उसके 150 कॉलेज ग्रेजुएट को वो हर बार एम्प्लॉय करवाती है, हायर करती है। मैनेजमेंट ट्रेनीज जो होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशन के लिए एक 150 कॉलेज के ग्रेजुएट को वो हायर करती है। ट्रेनिंग पीरियड 9 महीने का होता है, पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पीरियड को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? कंपनी के लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है एम्प्लॉय को रिटेन कर पाना बिकॉज़ लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे और जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर भी देते हैं, वो कंपनी से सैटिस्फाई रहते ही नहीं है। उनकी सैटिस्फैक्शन ही नहीं रहती। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कपल ऑफ टाइम क्या होता है कि वो डिस्प्लीजर में रहते हैं। जो एम्प्लॉयी जो हायर कर रहे हैं, वो अच्छे एनवायरनमेंट में खुश होके नहीं रहते। तो आपको बताना है कि सिलेक्शन प्रोसेस कंपनी का कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो कह रहे हैं द कंपनी कैन इम्प्रूव इट्स सिलेक्शन प्रोसेस बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग। क्या-क्या चीज़ें कंसीडर करके कंपनी अपना सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा कर सकती है? आप एक एफिशिएंट एप्लीकेशन प्रोसेस बनाओ, जिसके अंदर जो एप्लीकेशन आप लोगों से मंगवा रहे हो, वो शॉर्ट मंगवाओ, प्रिसाइज़ मंगवाओ, रेलेवेंट प्रोसेस रखो। बहुत ज़्यादा उसको डिफिकल्ट, मुश्किल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अच्छे लोग आपको क्या चाहिए? आपको अच्छे लोग चाहिए। अच्छे आपको ट्रेनीज़ चाहिए जो कि आपकी इस पोज़ीशन के लिए काम करें, आपके मैनेजमेंट ट्रेनी की पोज़ीशन के लिए काम करें। तो भाई सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको ईज़ी करो, स्मूथ करो। मतलब लेंथी, ओवर कॉम्प्लिकेटेड, कन्फ्यूजिंग प्रोसेस मत बनाओ। सेकंड, मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ द स्क्रीनिंग कॉल्स। मतलब आप समझो कि कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके साथ वो चीज़ें डिस्कस करो। उसको आप कंपनी का रोल ऑफर करने से पहले उसकी सोचो कि उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से क्या है। एचआर टीम जो है उसको बुलाने से पहले देखो, उसकी स्क्रूटिनी करो कि उसके क्या-क्या रोल्स थे, बैकग्राउंड थे, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है और उसके बाद पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपको उससे पूछने हैं अपने एम्प्लॉयी से इंटरव्यू के टाइम पे, वो सब सोच के पहले से ही रखो। ठीक है? एक क्लियर स्ट्रक्चर डेवलप करके रखो कि भई मुझे उससे पूछना क्या है, मुझे उसके बारे में जानो कि उसकी एक्सपेक्टेशन कंपनी से क्या है। यूज़ करो स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट का मतलब क्या होता है? स्क्रीन करो कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ बोथ सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। देखो कि उसके रिज्यूम के अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, बोलचाल कैसा है, उसके बेसिकली नेचर कैसा है और उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या है। दोनों चीज़ों पे फोकस करो। ऑप्टिमाइज़ करो इंटरव्यू के प्रोसेस को। देखो इंटरव्यू का प्रोसेस की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? किस पोज़ीशन के लिए किन लोगों को आप इंटरव्यू करना चाहते हो? क्या डेट टाइम होगा उसका? क्या एड्रेस होगा? मतलब बेसिकली अपना इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा और अच्छा बनाओ, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाओ। वेल स्ट्रक्चर्ड करो उसको। समझ रहे हो? पुअर सिलेक्शन डिसीजन थे इस आपके उसको इससे कम हो जाएँगे। कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखो और सब प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, सिम्प्लीफाई कर दो टास्क को, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग रिज्यूम्स, परफॉर्मेंस स्किल असेसमेंट, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, रैंकिंग कैंडिडेट्स, ये सब चीज़ें ऑटोमेट कर दो। तो बेसिकली वो सिंपल चीज़ ये बोल रहे हैं कि अपने सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छा थोड़ा-सा और मेंटेन करो। व्हाट चेंजेस शुड बी मेड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू रिटेन द मैनेजमेंट? भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या-क्या चेंजेस करें ताकि आपके जो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ हैं, वो रिटेन रहे, कंपनी को छोड़ के ना जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा बनाओ, ट्रेनीज़ को मोटिवेटेड फील करवाओ। उनको लगना चाहिए कि भाई वो एक पर्पस सीख रहे हैं, लर्निंग उनकी एक पार्ट है जो उससे कुछ सीख रहे हैं। उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है उस चीज़ की। इन्फॉर्मेशन आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होनी चाहिए, जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो वो मीनिंगफुल हो। लर्निंग आपकी रीइंफोर्स्ड हो, मतलब देखो कि जो भी उन्होंने सीखा उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनसे करवाओ। प्रैक्टिस एंड रिपिटिशन कराओ, उनको बताओ, उनको दिखाओ और फिर कहो एम्प्लॉयी को कि अब आप करके दिखाओ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल मतलब उनको अच्छी चीज़ें सिखाओ, रिमेंबर करें वो चीज़ों को कि भाई उन्होंने क्या सीखा था। डिस्ट्रीब्यूट करो लर्निंग पीरियोडिकल्स को, शॉर्ट सेशंस रखो, टीचिंग करो सेगमेंट में छोटे-छोटे हिस्सों में ताकि चीज़ें वो याद रखें। फीडबैक लो ऑन लर्निंग, सेल्फ ग्रेडेड टेस्ट जो होते हैं उनके लिए बनाओ ताकि देख पाओ, इवैल्यूएट कर पाओ कि जो उन्होंने सीखा था, वो सही सीखा है या फिर नहीं सीखा। ठीक है? चलो बेटा केस स्टडी नंबर 8 देख लेते हैं। कहते हैं रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली। जिम डेनले क्या था? एक एपेक्स स्टोर का प्रेसिडेंट था। अब बेसिकली क्या हो रहा था उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जो एम्प्लॉइज थे वो खुद ही डिसाइड क्या करते थे कि उन्होंने काम कैसे करना है। बेसिकली जो सेट प्रोसीजर्स वगैरह थे उनको फॉलो नहीं करते थे, खुद से डिसाइड करते थे कि वो काम को करेंगे कैसे। इसकी वजह से काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे जिम के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में और जो एम्प्लॉइज का सुपरवाइजर था उसके बीच में। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि एक डोर डिजाइन डिपार्टमेंट था, वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो हमारे हिसाब से जो आर्किटेक्ट कहेगा उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। पर उस काम को फॉलो करते
करते ही काफ़ी सारी मिस्टेक कर दिया करते थे, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा स्टील कर दिया करते थे, काफ़ी ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स हमारे इस कंपनी के वेस्ट हुआ करते थे एपेक्स स्टोर के। अनदर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया कि काफ़ी सारी स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए होती थी उनको जब उन्हें ऑर्डर प्रोसेसिंग करवानी होती थी। जिम ये एक्सपेक्ट करता था कि वो सारी स्पेसिफिक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखे। पर जो ऑर्डर क्लर्क्स था वो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझता ही नहीं था। उसको मल्टी पेज ऑर्डर फॉर्म बनाना आता ही नहीं था। क्यों? ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जो जॉब्स थी उनके ऊपर ट्रेनिंग ढंग से नहीं दी गई थी। यूजुअली ट्रेनिंग दी कैसे जाती थी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? जो पर्सन कंपनी को छोड़ के जाने वाला होता था, वो नए पर्सन को जो भी वो 1-2 वीक्स का ओवरलैप पीरियड हुआ करता था। ओवरलैप पीरियड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्सन छोड़ के जाएगा, वो जाएगा 2 हफ्ते बाद। आज ही हमने क्या कर लिया, एक पर्सन की जॉइनिंग कर ली, तो 2 हफ्ते तक वो उसको समझा के चला जाया करता था। पर अगर मान लो कोई ओवरलैप नहीं हुआ, तो नए ट्रेनी को कोई ऑब्वियसली एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी ही नहीं। तो आप बताओ, क्या एपेक्स का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है कि भाई पुराना जाएगा, नया आएगा, पुराना वाला थोड़ा बहुत नए को सिखा के चला जाएगा, क्या वो सही है? या हमें इसको इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है? भाई ज़रूर, बिल्कुल इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ उसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं है। बिल्कुल भी एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग नहीं होती। इसकी वजह से इसका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव हो गया है। अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई यूज़ का नहीं है। बिकॉज़ देखो ना, आप एम्प्लॉयी जो है अल्टीमेटली वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसको करना है। समझ रहे हो? वो प्रॉपर चीज़ों के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे काम करता है, कोई प्रॉपर वे नहीं है। साथ-साथ में उसकी ऑन द जॉब इवैल्यूएशन भी नहीं हो रही कि जॉब पे काम करते समय वो कैसे काम कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह इस तरीके से हो नहीं रही। तो हमें क्या कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि भई आप पुराना वाला छोड़ के जाएगा, वो नए वाले को सिखाएगा, ये ट्रेनिंग सिस्टम हटाओ और आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिस्टम लेकर आओ, जिसके अंदर आप उसको सिखाओ व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्चुअल टास्क। काम करते-करते वो लर्निंग लेगा। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ ये की क्वालिटी एंड एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। वर्क जो वो लोग करेंगे, प्रोएक्टिव बेसिस पे करेंगे, मिस्टेक्स कम होगी, ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट सेविंग हुई और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। कॉस्ट सेविंग आपका सेकंड रीज़न है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, बिकॉज़ थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर जो आप कह रहे थे पहले वेस्ट हो जाया करते थे, अगर अच्छी ट्रेनिंग जाएगी तो आपके सेव हो जाएँगे। एनहांस्ड एम्प्लॉयी कॉन्फिडेंस एंड सैटिस्फैक्शन, भाई एम्प्लॉयी को सैटिस्फैक्शन आएगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिकॉज़ अगर उसको ट्रेनिंग मिली है, उसको पता है कि ये चीज़ इस सेट प्रोसीजर से होगी, ये काम मुझे इसी तरीके से करना है, इस प्रोसीजर से करना है, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स एबिलिटीज़ वगैरह गेन अप होगी। कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस, सब लोग अपना-अपना अलग-अलग दिमाग नहीं लगाएँगे, उनको जैसे करना है वैसे नहीं करेंगे, एक सेट प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम, भाई अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसका लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है? जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट होके क्विकली काम करने की स्टार्ट करेगा, काम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट वुड यू डू टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग प्रोसेस एट एपेक्स। भाई बता तो दिया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लगाएँगे। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी फॉर्मल या स्टैंडर्डाइज़्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, वो एपेक्स के अंदर नहीं है, एपेक्स ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर नहीं है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि लैक ऑफ सुपरवाइज़र है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, कोई ट्रेनिंग नई तरीके से हो नहीं रही, एक्जिस्टिंग वाले एम्प्लॉइज़ जो है, वो नए वाले को सिखा के चले जाते हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? हमें जॉब डिस्क्रिप्शंस को सेट करना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि भई आप एम्प्लॉयी, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयी की ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो यही काम करेगा। एक रिटन प्रोसीजर होना चाहिए कि किसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हमें अपने ओरिएंटेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ेगा, मतलब कोई ओवरलैपिंग पीरियड वगैरह हमें कुछ नहीं चाहिए। जो एम्प्लॉयी आएगा उसको पूरी की पूरी ओरिएंटेशन दी जाएगी कि भई कैसे-कैसे चीज़ें फ्लो होती है। उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिकली कंपनी हैज़ नो सेग्रीगेटेड ट्रेनिंग प्रोसीजर, पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, वो बिगिन करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, ताकि लोग अच्छे से समझें, एम्प्लॉयी समझे करंट सिचुएशन क्या है और जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से वो काम करे। इवैल्यूएट करना पड़ेगा, भाई ट्रेनिंग दे दी, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, उसका ओरिएंटेशन दे दिया, सब कुछ हो गया। अब ट्रेनिंग के जो एफर्ट्स थे उनको इवैल्यूएट करो। रिएक्शन देखो कि जो ट्रेनीज़ थे, जिन एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दी गई, उनका क्या रिएक्शन था उस प्रोग्राम को लेके, वो कितना सीखे हैं, उनका टेस्ट लो। बिहेवियर देखो कि उनका ऑन द जॉब के टुवर्ड्स बिहेवियर का चेंज हुआ है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करो, देखो कि आपने क्या अचीव किया है। डन? अब आ जाओ केस स्टडी नंबर 9 में, ठीक है? फटाफट से, सैमसंग कंपनी, सैमसंग क्या थी, एक इंसेंटिव लिंक मंथली प्रोडक्शन बोनस जो थी अपने एम्प्लॉइज़ वगैरह को दिया करती थी। कंपनी का एक सिस्टम था कि हम इंसेंटिव के हिसाब से आपको बोनस भी देंगे। तो आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता था, किसको? एचआर डायरेक्टर को, जो कि इसको लिंक करता था प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कि जितना ज़्यादा एक प्रोडक्टिव पर्सन होगा, उसको उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स देंगे। अब एक न्यू इंसेंटिव प्लान बनाया, जिसके अंदर प्लान में क्या कहा गया कि 80% तो आपकी जो ओरिजिनल सैलरी थी, वो आपकी फिक्स रहेगी, और जो 20% है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करेगी। पर इसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स भी
मिले, ठीक है? कि आप इंडिविजुअल को देख रहे हो, आप परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे। तो वो बहुत ज़्यादा टाइट पोज़ीशन में आ गया मिस्टर इंद्रजीत जो कि मैनेजर था। तो कंपनी हैज़ बीन ट्रेंड सेटर फॉर इन एन एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन इन इंडियन इंडस्ट्री एज़ दे हैव बीन पेइंग द बेस्ट। अब इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी अपने आप को बिल्कुल बेस्ट दिखाना चाहती है कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके से कोई और काम नहीं कर रहा। आपको बताना है कि क्या ये प्रॉपर है, इट इज़ प्रॉपर टू इवैल्यूएट मैनेजर बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्टिविटी। कह रहा है प्रोडक्टिविटी के बेसिस के ऊपर क्या हमें किसी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए? आपके ओपिनियन के हिसाब से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और टीम परफॉर्मेंस ज़्यादा सूटेबल क्राइटेरिया इंसेंटिव के लिए कौन-सा है? इंसेंटिव अगर देना है तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर देंगे या फिर टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर देंगे? तो देखो इसी का आंसर दे रखे हैं कि देखो इंश्योर करो कि वो फंक्शन कर रहे हैं वेल एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जो मैनेजर है वो अच्छे से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अलग अलग मैनेजर की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज, हैबिट्स, नॉलेज वगैरह होती है। तो उनको मेजर करने का एक कॉमन यार्डस्टिक है, एक कॉमन पैरामीटर क्या, प्रोडक्टिविटी। जो जितना ज्यादा प्रोडक्टिव उसको उतना ज्यादा इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी इज अ गुड मेजर। और पर हमें इस प्रोडक्टिविटी को ओवर डिमांड भी नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनसे प्रोडक्टिविटी डिमांड करनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी उतनी मांगो जो उनके गोल्स के हिसाब से रियलिस्टिक हो और रीजनेबल हो। ठीक है? प्रोडक्टिविटी उतनी मांगो जो कि उनके गोल के हिसाब से रियलिस्टिक हो और रीजनेबल हो। आपसे ये पूछा गया कि आप इंडिविजुअल के टुवर्ड्स जाओगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिव दोगे, टीम बेस्ड। भाई आंसर ये है, आप हाइब्रिड रिवॉर्ड चलाओ अपना। अटेंशन दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी और टीम परफॉर्मेंस को भी, और यही सबसे ज्यादा सूटेबल है। अगर इंडिविजुअल को ध्यान में रखोगे तो टीम ढंग से काम नहीं करेगी। टीम को ध्यान में रखोगे तो इंडिविजुअल के गोल्स होंगे वो हैम्पर होंगे। यही बातें इसके अंदर लिखी हुई है। तो कंक्लूजन क्या निकल कर रहा है, हाइब्रिड सिस्टम हम चलाएंगे। देन नेक्स्ट, आप एचआर डायरेक्टर होते तो आप क्या करते? भाई मैं होती तो मैं भी यही करती। मैं भी हाइब्रिड रिवॉर्ड सिस्टम के टुवर्ड शिफ्ट करती, मिक्स रिवॉर्ड स्कीम चलाती, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय को सफिशिएंटली कंपनसेट करा जाता इंडिविजुअल के थ्रू भी और टीम के परफॉर्मेंस के टुवर्ड्स भी। तो इस तरीके से हम काम करते ताकि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हाई होती और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सक्सेस अचीव करती। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे एम्प्लॉयज हैव बीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग। एक कंपनी के सुपरवाइजर ने देखा कि कंपनी का एक एम्प्लॉय जो था ड्रग के इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है? जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगी। तो वो ये चाह रहा था कि उसको क्या एक्शन करना चाहिए ये बता दो। क्या उस एम्प्लॉय को उसके सबके सामने डिसिप्लिनरी कम्युनिटी के सामने जाके खड़ा कर देना चाहिए कि देखो ये ऐसे-ऐसे काम कर रहा है, या फिर एम्प्लॉय को टाइम देना चाहिए कि भाई तू टाइम ले ले पर इस चीज़ से बाहर निकल जा। क्या आपकी मॉरल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए इस सिचुएशन के अंदर? भाई येस, अगर मैं एक सुपरवाइज़र हूँ, मुझे देखता है कि मेरी कंपनी के अंदर कोई पर्सन ड्रग्स का मतलब यूज़ कर रहा है, तो मुझे उसके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंदर है, मुझे ये चीज़ का इंश्योर करना चाहिए कि क्या सिर्फ ड्रग ही ऐसा फैक्टर है, फिर सवाल कुछ और भी फैक्टर है, जैसे लीगल, एथिकल, प्रैक्टिकल कुछ और भी फैक्टर है, सिर्फ वही फैक्टर है। मुझे मेंटेन करना चाहिए एक सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, इसके लिए मुझे एम्प्लॉय से बात करनी चाहिए। अब मेरे एक्शंस क्या-क्या रहेंगे? सबसे पहली बात आप खुद देखो, अगर आपको लगता है ये चीज़, आपको ये चीज़ फील होती है तो आप क्या करते? सबसे पहले तो सिचुएशन को समझते हैं कि क्या एसेस करो कि एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस जो है, क्या इस चीज़ से, ड्रग के यूज़ से अफेक्ट हो रही है या फिर अदर फैक्टर्स भी है? सिर्फ ड्रग ही इसका रीज़न है कि एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, फिर और भी फैक्टर है। प्राइवेट डिस्कशन करो एम्प्लॉयी के साथ, सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट मत करो, उसको एम्बैरेसमेंट फील मत करवाओ। आपको उसको प्राइवेटली बात करनी है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बाद उसको सपोर्ट ऑफर करो कि आपके एम्प्लॉय साइड की स्टोरी भी सुनो कि वो ऐसा काम क्यों कर रहा है। अपनी परसेप्शन ना मत लगाओ, इसकी बातें भी सुनो, एक प्रोफेशनल हेल्प उसको दो। उसके बाद क्या एम्प्लॉय को सीधा डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने खड़ा कर देना चाहिए? नहीं, ये इफेक्टिव तरीका नहीं है, बिकॉज़ इससे उसकी प्राइवेटी और डिग्निटी हर्ट होगी, वो ह्यूमिलिएट फील करेगा, उसके पर्सनल सेंटिमेंटल्स डैमेज होंगे, समझ रहे हो? अपॉर्च्युनिटी दो उसको रिहैबिलिटेशन की, बेसिकली उसको टाइम दो कि वो ठीक हो जाए। और क्या आपको उसको टाइम देना चाहिए अपनी चीज़ों को मेंड करने के लिए? यस, एम्प्लॉय को टाइम देना चाहिए। उसको क्लियर एक्सपेक्टेशन बता दो कि भाई इस तेरे से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती है, और अपनी सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर के अंदर इम्प्रूव कर लो। सेकंड चांस दो उसको, और उसकी रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहो। तो इस तरीके से आपका आंसर को फ्रेम करना है। मैंने पूरी कोशिश करी कि केस स्टडी के थ्रू मैं आपका माइंड इतना खोल दूं कि आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी आए तो मुझे किस टाइप के आंसर लिखने हैं। अगर आपको एक क्लियर आइडिया तो अब तक हो चुका होगा कि बेटा ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा आपको वही लिख कर आना है। आप अपने हिसाब से भी चीजें जोड़ के लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे केस स्टडी के तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए जिसके अंदर आपने जो पढ़ा था एचआरएम का उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं आ रहा। उसके अंदर आपकी वैल्यू बेस्ड थिंकिंग आ रही है कि आप इस चीज में क्या सोचते हो। ठीक है बेटा? चलो बेटा अपनी नेक्स्ट केस स्टडी करके चलते हैं। केस स्टडी क्या कह रही है? कह रहे रमनदीप तिवारी एक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 9 महीनों से काम कर रहा है। कहाँ पे? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, अकाउंट सेक्शन के अंदर।
ठीक है जी। अब आप ना रमन तिवारी के सुपरवाइजर हो, आप उसको रेगुलेट करते हो कि रमन तिवारी अब तो ऐसे ऐसे काम करे। पिछले 3 महीनों से आपका ये काम है कि आप रमन तिवारी के सुपरवाइजर हो, ठीक है जी। अब बेसिकली मैनेजमेंट ने आपको बोला कि आपके अंडर जितने भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं उन सब की परफॉर्मेंस को देखो, उन सबको मॉनिटर करो, उन सबको चेक करो कि लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, वो क्या कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपने भैया अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, आपने ढूंढा और आपने ये देखा कि रमनदीप को छोड़ के सारे जितने भी इंप्लॉयज है जो आपके अंडर काम कर रहे थे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पर जो रमनदीप है भैया वो तो बहुत ही लो परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, बहुत सारी गलतियां कर रहा है और बेसिकली वो 20% लेस काम कर रहा है देन द अदर क्लर्क्स, जो और लोग काम कर रहे हैं उससे 20% कम वो काम कर रहा है। अब आपने उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया, अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए, मुझे क्या रेमेडियल ट्रेनिंग उसको देनी चाहिए जिससे रमन तिवारी की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाए। तो देखो यहाँ पे ना आपको 2 पॉइंटर्स का आंसर देना है। सबसे पहले क्या, अगर आप रमनदीप तिवारी को सुपरवाइजर हो तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे सही करोगे, कैसे सुनिश्चित करोगे कि जो उसकी पुअर परफॉर्मेंस है वो इन एडुकेट ट्रेनिंग की वजह से हुई है। बिकॉज हो सकता है ना कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसका वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग ही ना मिली अच्छी तरीके से, या फिर कोई और केस है। तो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो दिक्कत कर रहा है, जो गलतियां कर रहा है या जिसकी परफॉर्मेंस लो है वो उसकी इनएडुकेट ट्रेनिंग की वजह से है, कोई और रीजन है। सेकेंडली आपको फिगर आउट करना है कि अगर उसकी ट्रेनिंग ही अच्छे तरीके से नहीं हुई थी, इनएडुकेट ट्रेनिंग हुई थी, तो आप उसके लिए क्या रेमेडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनिशिएट करवाओगे। आपको उसको ट्रेनिंग अच्छे से करनी है तो आप कैसे कैसे उसको प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, डिटरमाइनिंग वेदर जो उसकी पुअर परफॉर्मेंस है, जो रमनदीप अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो उसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड क्या है, क्या उसको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिली थी या फिर कोई और रीजन है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं टीएनए करूंगी। अगर मैं सुपरवाइजर हूँ रमनदीप की तो मैं टीएनए करूंगी। टीएनए का मतलब क्या होगा, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, कि क्या असल में उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या सच में उसको जरूरत है। तो सबसे पहले मैं उसकी जॉब को एनालाइज करूंगी, जॉब परफॉर्मेंस को, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कंपेयर करूंगी कि जो काम रमनदीप कर रहा है और जो काम और कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना ज्यादा वेरिएशन है। उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ, कि मैंने बोला था कि ये काम 10 मिनट में होना चाहिए, रमनदीप 15 मिनट लगा रहा है, तो भैया मैं इसी को कंपेयर करूंगी। फिर मैं स्पेसिफिक एरिया ढूंढूंगी जहां पे वो गलती कर रहा है, जहां पे वो चीज गलत कर रहा है। उसके बाद उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करूंगी कि भैया उसने जो गलती करना चालू किया वो अभी अभी करना चालू किया या फिर वो हमेशा से करता हुआ आ रहा था, लंबे टाइम से करता हुआ आ रहा था। तो मैं उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करूंगी, देखूंगी कि जो वो काम कर रहा है, जो उसकी परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंटली लो है, हमेशा से ही लो थी, या फिर अभी रिसेंटली उसका कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मैं उसका फिर इंटरव्यू करूंगी, मैं उसको बुलाऊंगी अपने कैबिन के अंदर, मैं पूछूंगी भाई बता क्या लाइफ में दिक्कत हो रही है, क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो, क्या आपको कोई प्रोसीजर में, क्या कोई प्रोसेस समझने में, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं सारे उससे बैठ के उससे बातें समझूंगी। उसके बाद मैं उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगी, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी कि भाई बातचीत करने के बाद क्या दिक्कत हुई इसके साथ, क्या वो ठीक कर रहा है या फिर उसका मिस्टेक जो है अभी भी चल रही है, उसको नॉलेज नहीं है काम कैसे करना है, या फिर वो केयरलेस है, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं काम करने का। मैं ऑब्जर्व करूंगी उसके बिहेवियर को कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है उसके साथ। फिर एसेस करूंगी उसकी नॉलेज और स्किल्स। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो काम उसको दे दिया उसको आता ही नहीं, उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स सेट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं। तो मैं उसको टेस्ट करूंगी, उसको प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगी। मैं देखूंगी कि जिस सॉफ्टवेयर में मैंने उसको बिठा दिया, लेट्स सपोज मैंने उसको सैप चलाने के लिए दे दिया या फिर मैंने उसको टेली चलाने के लिए दी, अब भैया बंदे के पास स्किल सेट ही नहीं है, वो उसको आता ही नहीं करना। तो मैं उसको देखूंगी कि क्या वो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से या प्रोसीजर से फेमिलियर है या नहीं है। मैम यहाँ पे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे बेटा मुझे क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा था कि जो रमनदीप है वो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो बेसिकली बिलिंग वगैरह का ये काम होगा, सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करने का काम होगा। तो इस चीज़ से हम ये समझेंगे कि वो अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर पे काम कर भी पा रहा है नहीं कर पा रहा। फिर देखूंगी और क्या पॉसिबल कॉजेज है, जैसे कि उसको मोटिवेशन ही नहीं, वो परेशान है किसी चीज़ से, पर्सनल कोई इशू चल रहा है घर के ऊपर, या उसको पुअर सुपरविजन, कोई उसको देख ही नहीं रहा कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्या उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है कि काम इतना ज़्यादा डाल दिया उसके ऊपर, लैक ऑफ रिसोर्सेज और इक्विपमेंट, या वो जॉब से डिससेटिस्फाइड है, वो उसका मोराली बहुत लो है कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे काम करने का, या फिर उसको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है। इन सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करूंगी, तब जाके मुझे फिगर आउट हो जाएगा कि उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, उसको इनएडुकेट ट्रेनिंग थी, या फिर कोई और रीजन था। सेकेंड, अगर मुझे यह पता चल गया कि उसको ट्रेनिंग की दिक्कत थी, उसको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिली, तो फिर मैं रेमेडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाऊंगी। कैसे करूंगी, सबसे पहले तो मैं देखूंगी उसको ट्रेनिंग देनी कहाँ पे है। उसको मैं देखूंगी कि बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने में ट्रेनिंग देनी है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाने में ट्रेनिंग देनी है, बिल वगैरह वाउचर वगैरह प्रिपेयर करने में ट्रेनिंग देनी है, या फिर रिपोर्ट वो ढंग से नहीं बना पा रहा, ट्रेनिंग देनी कहाँ पे, किस एरिया पे देनी है। उसके बाद सेट करूंगी ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स को। ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब क्या है कि मैं देखूंगी कि भैया अगर मैं उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट आना चाहिए कि उसकी जो एंट्रीज वगैरह वो डाल रहा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे उसमें एरर कम हो, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वो और एक्यूरेट तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम करे, उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी
एक्यूरेसी बढ़ जाए, ये समझूंगी मैं। उसके बाद बेटा मैं उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिजाइन करूंगी जिसके अंदर मैं किसी भी तरीके से उसको ट्रेनिंग दे सकती हूँ। बिठाऊंगी, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन समझाऊंगी कि देख ऐसे ऐसे होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी कि तू देख ऐसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज उसको काम दे दूंगी कि करके दिखा तू इसको, केस स्टडी के तरीके से समझाऊंगी या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ये तो समझ में आ गया कि मैम मैं उसका ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिजाइन करूंगी कि उसको जो पूरी ट्रेनिंग देनी है वो कैसे कैसे देनी है, कोई चीज़ उसको समझानी है तो समझानी कैसे है। फिर देखूंगी ट्रेनिंग का कौन सा मेथड देखना है, ऑन द जॉब काम करते करते सिखाऊंगी, कोचिंग एंड मेंटरिंग बता दूंगी उसको कि भैया आ जाइए शाम में, तेरे को बता दूंगी ऐसे ऐसे होगा, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग या फिर वर्कशॉप और रिफ्रेशर कोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि उसको वर्कशॉप एक तरीके से सेमिनार कंडक्ट कर दिया कि ये काम ऐसे ऐसे होता है, एक शॉर्ट पीरियड की मैंने वर्कशॉप कंडक्ट करवा दी। फिर उस ट्रेनिंग को मैं इंप्लीमेंट करूंगी। इसका मतलब क्या है, एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को असाइन करूंगी एज अ मेंटर कि भाई तू इसको सिखा कि कैसे कैसे काम करना है, प्रोवाइड करूंगी उसको रेगुलर गाइडेंस फीडबैक, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करूंगी, एवेलुएट करूंगी यार परफॉर्मेंस को कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग वो कैसे काम कर रहा है, ट्रेनिंग के दौरान कैसे काम कर रहा है, ट्रेनिंग देने के बाद कैसा काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करूंगी। ठीक है, जो आपके प्रीवियस रिजल्ट है उसके साथ, पहले कम काम कर रहा था, 20% लोअर एफिशिएंसी से काम कर रहा था, अब उसकी एफिशिएंसी क्या उसको मैं कंपेयर करूंगी और उसकी इफेक्टिवनेस को मैं वैल्यूएट करूंगी। देखूंगी कि क्या अब गलतियां कम होने लग गई, क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ गया, जैसे और लोग काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, क्या वो कर रहा है। तो इस तरीके से मैं अपना ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है उसको पूरा डिजाइन करते हुए चलूंगी। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो ये हर चीज़ ना सीक्वेंस में चल रही है कि पहले तो देखो ट्रेनिंग कहाँ पे देनी है, फिर ट्रेनिंग देने के मेरे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, ट्रेनिंग दे ही क्यों रही हूँ, ताकि गलतियां कम हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। समझ में आ गया। फिर ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाऊंगी कि ट्रेनिंग कैसे कैसे देनी है, ये चीज ऐसे समझानी है, ये चीज ऐसे समझानी है। फिर देखूंगी चीज समझानी कहाँ पे है, ट्रेनिंग का मेथड कौन सा होना चाहिए, ट्रेनिंग को दूंगी। ट्रेनिंग देने के बाद उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करूंगी और मॉनिटर करने के बाद देखूंगी कि भैया अब अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस को मैं इवैल्यूएट करके चलूंगी। तो बहुत ईजी है। अगर बेसिकली देखो केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि तुम्हें ना खुद से वैल्यू बेस्ड थिंकिंग करनी होती है। जरूरी नहीं कि आपके जो आपने पढ़ रखा है रटा आया वही आंसर होता है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। दैट इज व्हाट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सेज कि भैया आप अपना हॉट्स लगाओ, हाई ऑर्डर थिंकिंग, अपनी स्किल्स लगाओ कि आप जिस तरीके से बोलोगे उस तरीके से। अगर मैं होती रमनदीप की सुपरवाइजर तो मैं इस तरीके से काम करती, तो आपको इस तरीके से बेटा लिख कर आना है। समझ में आ गया। ये बहुत ईजी केस स्टडी थी, आपके प्रीवियस में आ रखी थी, आपको इसी तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करते हुए आना है बेटा। होप आपको एक केस स्टडी का जो सेशन मैंने पूरा कंडक्ट किया था वो अच्छा लगा। अगर बेटा आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, आपको माइंड खुल गया कि हाँ मैम केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा, तो बेटा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज ये चैनल जो है आपको सेमेस्टर 6 तक बहुत ऐसे ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर सबसे बेस्ट ग्रेड्स अपने सिक्योर करो। तो अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा आपका पेपर जाएगा।